आधी रात एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसने एक अजनबी के दरवाजे पर पनाह ली, दावा किया कि वह एक खतरनाक गुंडे और जालिम सौतेली माँ से भागकर आई है जो उसे कोठे पर बेचना चाहती है। घर वालों को उस पर दया आ गई, मगर क्या अनजान पर किया गया यह भरोसा उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। सच्चाई जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी। मैं सरिता, 18 साल की, आगरा से आई हूँ। मैं हांफते हुए जैसे ही एक खुले दरवाजे में घुसी कि तुरंत उसे बंद कर लिया। सामने ड्राइंग रूम में राजेश साहब और उनका बेटा अमित मुझे इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन्न रह गए थे। राजेश साहब गुस्से से बोले, लड़की, कौन है तू? इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? मैंने हांफते हुए कहा, बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? राजेश साहब ने जब सख्ती से पूछा, तब मैंने बताया, मेरी सौतेली माँ मुझसे देह धंधा कराना चाहती है। रवि वर्मा एक गुंडे के साथ मुझे कोठे पर बेचने जा रहा था, मगर मैंने उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच कह रही हूँ। मैं इतना डरी हुई थी कि बार बार बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। राजेश साहब ने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? सरिता है साहब, मैंने कहा। राजेश साहब ने कहा, घबराओ मत सरिता। मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। मेरे मुंह से निकल गया, शुक्रिया साहब। एक बात बताओ। राजेश साहब कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? मैंने अपनी कहानी सुनाई। जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाहने सुनकर मैं बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए, पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले रवि वर्मा ने उसके कान भर दिए कि मेरी शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहेता रवि वर्मा मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैंने उसकी आंखों में धूल झोंककर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। राजेश साहब ने पूछा, कहाँ रहती हो? आगरा की झुग्गी बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो, तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम। मैं जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगी? राजेश साहब ने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी। फिर क्या करूं साहब? पल भर सोचकर मैंने कहा, साहब, एक बात कहूं? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं? जब मैंने यह सवाल उठाया, तब राजेश साहब सोचते रहे। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने ही कहा, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। राजेश साहब बोले, तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूं? और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना। इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय मेरी सांस फूल गई थी। मैं आगे कुछ कहती, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं डरते हुए बोली, बाबूजी, वही गुंडा होगा।
मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना। मैं जाकर देखता हूँ। वही होगा बाबूजी। मेरी सौतेली माँ का चहेता। आप मत खोलो दरवाजा, डरते हुए मैंने कहा। एक बार फिर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। राजेश साहब बोले, सरिता, तुम भीतर जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मैं भीतर चली गई। राजेश साहब ने दरवाजा खोला। एक गुंडे टाइप आदमी ने उन्हें देखकर रोबीली आवाज में कहा, उस सरिता को बाहर भेजो। कौन सरिता? गुस्से से राजेश साहब बोले। जो तुम्हारे घर में घुसी है, मैं उस सरिता की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकालते हो कि नहीं? वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊंगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, राजेश साहब तैश में बोले। झूठ मत बोलो साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो। जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है, तब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाओ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने सरिता को इस घर में घुसते हुए देखा है। मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। राजेश साहब बोले, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम आधी रात को दादागिरी कर रहे हो? साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ। फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला। कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए राजेश साहब उस आदमी से बोले। लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा, उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए राजेश साहब ने सोचा कि सरिता कौन है, वे नहीं जानते हैं, मगर मेरी बात सुनकर उन्हें मुझ पर दया आ गई। फिर मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को वे कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहते थे। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि सरिता को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊं। भाई, तुम्हें यकीन न हो तो भीतर जाकर देख लो, कहकर राजेश साहब ने भीतर जाने की इजाजत दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। अमित पास आकर राजेश साहब से बोला, यह क्या किया बाबूजी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? राजेश साहब ने छोटा सा जवाब दिया, ताकि वह सरिता को ले जाए और यह बला टल जाए। अमित ने कहा, तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। आपने झूठ बोला, यह उसे पता चल जाएगा। राजेश साहब बोले, मगर मुझे सरिता को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर सरिता खुद जाना चाहेगी, तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे? अभी अमित यह बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं। सरिता मुझे अंदर नहीं मिली। राजेश साहब खुश होकर बोले, अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। राजेश साहब ने दरवाजा बंद कर लिया और हैरान होकर अमित से बोले, इस आदमी को सरिता क्यों नहीं मिली, जबकि वह अंदर ही छिपी थी? हाँ बाबूजी, मैं अगर अलमारी में नहीं छिपती, तो यह गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। बाहर निकलते हुए मैंने कहा, आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। राजेश साहब ने समझाते हुए कहा, हाँ बेटी, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। उन्होंने कहा, मैं तुमको नहीं रख सकता सरिता। मैंने पूछा, क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था। वह बोले, वह मेरी भूल थी।
मैंने कहा, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहीं रख लीजिए। सुबह मैं खुद चली जाऊंगी। मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं। अमित विरोध जताते हुए बोला, नहीं बाबूजी, इसे अभी निकाल दो। राजेश साहब बोले, अमित, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत न छिपी हो बाबूजी। मैंने कहा, आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी। मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है, तो कहकर मैं चलने लगी। राजेश साहब ने मुझे रोकते हुए कहा, रुको सरिता। मैं वहीं रुक गई। राजेश साहब बोले, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो, उस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं निराश होकर बोली, आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उस सौतेली माँ के पास भी नहीं जाना चाहती। जब तुम सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती हो, तो फिर कहाँ जाओगी? नहीं जानती। मैं रहने के लिए एक रात मांग रही थी, मगर आपको एतराज है। आपका एतराज भी जायज है। आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। राजेश साहब मुझे रोकते हुए बोले, रुको, तुम कोई भी हो, मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी, कहते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है। मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? राजेश साहब ने फिर पूछा। सुबह मौसी के यहाँ दिल्ली चली जाऊंगी। राजेश साहब ने यकीन कर लिया और बोले, तुम मेरे कमरे में सो जाना। मैंने पूछा, आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? राजेश साहब ने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोले, जाओ अमित, इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ। अगली सुबह, जब सब सो रहे थे, मैंने अपना काम पूरा किया। जो गहने और नकदी अलमारियों में थे, सब मैंने समेट लिए। मेरा नाटक सफल रहा था। वह गुंडा जो आया था, रवि वर्मा नहीं, बल्कि मेरे गैंग का ही आदमी था। हमारा प्लान यही था, मैं शरण मांगती, रात रुकती, और वह आकर मुझे ढूंढने का नाटक करता। मेरा वहां न मिलना उनके भरोसे को और पक्का कर देता। मेरा नाम सरिता है, 18 साल की, आगरा से आई हूँ। यह सब झूठ था। मैं तो बस एक चोर थी, शरणार्थी बनकर आई थी, ताकि एक अच्छा चुना लगा सकूं। राजेश साहब और अमित ने मुझ पर भरोसा किया, और मैंने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगली सुबह राजेश साहब और अमित के घर से निकलकर मैं सीधे अपने तय किए गए अड्डे पर पहुंची। रात की थकान और सफलता का सुकून एक साथ महसूस हो रहा था। चोरी का माल सुरक्षित था और मैं खतरों से भरे एक और रात से जिंदा निकल आई थी। अंधेरी गलियों से होते हुए मैं एक सुनसान गोदाम के पीछे पहुंची जहां मेरे साथी रवि वर्मा बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। अंधेरे में भी उसकी संतुष्ट मुस्कान दिख रही थी। हमारी रात की चाल बिल्कुल वैसी ही चली थी जैसी हमने सोची थी। हमने बिना ज्यादा बात किए इशारों में एक दूसरे को सफलता का संकेत दिया और अंदर दाखिल हुए। अंदर हमारे सरदार, एक सख्त और खामोश रहने वाले आदमी, हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने लूट का सामान उनके सामने रख दिया। गहने और नकदी की चमक देखकर उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। गिनती हुई। सरदार के चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। यह उनकी तरफ से शाबाशी का सबसे बड़ा तरीका था। गैंग के बाकी लोग भी वहां थे। कुछ अगली योजनाओं पर फुसफुसा रहे थे, कुछ बस आराम कर रहे थे। यह मेरी दुनिया थी, बाहरी दुनिया से छिपी हुई, खतरों से भरी, पर यहाँ मुझे अपनी जगह महसूस होती थी। चोरी हमारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, यह एक रोमांच था,
एक चुनौती थी। समाज के उन नियमों को तोड़ने का एहसास था जिन्होंने हमें हमेशा दरकिनार किया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। नई योजनाएं बन रही थी, पुराने कामों का हिसाब हो रहा था। मैं ज्यादातर समय खुद को तैयार रखती थी, ताले खोलने की नई तरकीबें सीखना, चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों की भीड़ में खो जाना। एक चोर की जिंदगी में अगली बड़ी चाल की तलाश ही सब कुछ होता है। खाली बैठना खतरे को बुलावा देना था, खासकर तब जब पिछला काम इतना बड़ा और जोखिम भरा रहा। मन के किसी कोने में राजेश साहब और अमित का ख्याल भी था, उन भले लोगों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, पर मैंने उस ख्याल को दबा दिया। इस काम में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन सरदार के निर्देश पर मैं शहर के एक भीड़ भरे बाजार में कुछ जरूरी जानकारी जुटाने या शायद एक छोटा मोटा हाथ साफ करने निकली थी। चारों तरफ चहल पहल थी, लोगों की आवाजें, दुकानों की रौनक। इसी शोर में मैं अपने अगले शिकार की तलाश में थी, जब अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। दिल एक पल के लिए थम सा गया, सांस गले में अटक गई। वहां राजेश साहब और अमित खड़े थे, वही लोग जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले बेवकूफ बनाया था, जिनका घर मैंने खाली कर दिया था। राजेश साहब थोड़े थके और कमजोर लग रहे थे, जैसे उस रात के धोखे ने उन्हें सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी तोड़ दिया हो। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और उदासी थी। अमित उनके बगल में खड़ा कुछ कह रहा था, शायद उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उनका सीधा ध्यान मेरी तरफ नहीं था, लेकिन वे ठीक मेरी ही दिशा में देख रहे थे। एक पल को लगा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। मेरे अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई, खतरा महसूस हुआ। मगर सालों की ट्रेनिंग और इस खतरनाक जिंदगी के अनुभव ने मुझे खुद को संभालने सिखाया था। चेहरे पर कोई डर, कोई घबराहट नहीं आने दी। मैंने बहुत धीमे से उनकी तरफ देखा और एक अपरिचित की तरह हल्का सा मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो कुछ कहती भी नहीं और सब कुछ छुपा भी जाती है। राजेश साहब की आंखों में एक पल के लिए एक पहचानने वाला सवाल आया और चला गया, जैसे उन्होंने किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा हो, पर ठीक से याद नहीं आ रहा हो कि कौन है। अमित का ध्यान पूरी तरह अपने पिता पर था। मैंने 2 सेकंड से ज्यादा वहां रुकना या सोचना ठीक नहीं समझा। मैंने धीरे से अपनी चाल बदली, कंधे पर रखे बैग को थोड़ा ऊपर किया और भीड़ में घुल गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानती थी कि मैंने उन पर एक गहरा जख्म दिया था, उनका भरोसा तोड़ा था, उनकी जिंदगी भर की कमाई छीन ली थी, मगर यह मेरी जिंदगी थी। इस दुनिया में या तो तुम्हें शिकार बनाया जाता है या तुम खुद शिकार करते हो। उस दिन मैं शिकार बनते बनते बच गई थी, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान और तेज कदमों की बदौलत। उस पल का एड्रेनालाइन अभी भी मेरे खून में दौड़ रहा था, जो इस जिंदगी का एक अजीब सा नशा था। पता नहीं वे आगे मुझे शिकार बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं, या इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे, मगर फिलहाल मैं सुरक्षित थी, और यह एहसास अगले खेल के लिए तैयार होने का स्पष्ट संकेत था। उस बाजार वाली मुलाकात ने एक पल को डरा दिया। पता था कि चोरी की दुनिया में खतरा हर कदम पर है, मगर यह खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। अगली बड़ी चाल के लिए तैयारी थी, पर किसको पता था कि वही आखिरी भी हो सकती है। पढ़िए मेरी दास्तान का आखिरी पड़ाव। बाजार में राजेश साहब और अमित को फिर से देखकर जो अजीब सी उलझन और गड़बड़ाहट हुई थी, वह कुछ देर तक मेरे मन में रही। मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया था, उनका भरोसा तोड़ा था, चूना लगाया था, मगर उन्हें उस हालत में देखना थोड़ा खटका रहा। यह याद दिलाता था कि हर शिकार के पीछे सिर्फ माल नहीं होता,
इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी पर हमारा खेल असर डालता है, पर इस ख्याल को ज्यादा देर तक नहीं ठहरने दिया। मेरी जिंदगी में ऐसी कमजोरियों के लिए जगह नहीं थी। सरदार ने एक नए शिकार का प्लान बताया, शहर के सबसे व्यस्त इलाके के एक बड़े शोरूम से नकद और कीमती गहने उड़ाने का। यह पिछली चोरियों से बहुत बड़ा था, सुरक्षा भी दुगनी थी, लिहाजा खतरा भी ज्यादा था। मगर सरदार का आत्मविश्वास और बड़े लूट का लालच पूरे गैंग पर छा गया। पूरी तैयारी कई दिनों तक चली। शोरूम के लेआउट, सुरक्षा कर्मियों की शिफ्ट, अलार्म सिस्टम की जानकारी, सब कुछ एक एक करके इकट्ठा किया गया। हमारे रोल बताए गए, हर हरकत तय की गई। रात के अंधेरे में तय हुए वक्त पर हम शुरू हुए। शोरूम के पीछे के रास्ते से चुपचाप अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल तनावपूर्ण होने के साथ साथ रोमांचक भी था। अंधेरे में चीजें चमक रही थी, हर कोने में पैसा और कीमती सामान नजर आ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। जेबें भर रही थी, गहने धीरे धीरे बैग्स में जा रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी, हर आवाज पर कान खड़े थे। हम लगभग अपना काम खत्म कर ही चुके थे, बाहर निकलने की तैयारी में थे। फिर एक गलती। शायद मेरे साथी में से किसी का हाथ एक डिस्प्ले स्टैंड पर लगा और एक छोटी सी चीज गिर गई। उस चीज की आवाज सन्नाटे और अंधेरे में बहुत तेज सुनाई दी। बस फिर क्या था, कुछ ही पल में कान फाड़ने वाला अलार्म बज गया। पूरे इलाके में सायरन की आवाजें गूंजने लगी। जान गई कि पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां होगी। भगदड़ मच गई। हमारा गैंग बिखर गया। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिधर रास्ता मिला उधर दौड़े। मैं भी भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर पास की गलियों से निकलने की कोशिश कर रही थी। सायरन की आवाजें करीब आ रही थी, पुलिस वालों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक तंग गली में तेजी से मुड़ी, सोचा कि बच जाऊंगी, मगर सामने दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मुझे देख लिया था। भागने का रास्ता अब बंद था। जैसे जिंदगी की पूरी फिल्म आंखों के सामने से गुजर गई। बचपन, चोरी की शुरुआत, राजेश साहब का दयालु चेहरा, अमित का हैरान चेहरा, सब याद आया। मेरा खेल अब सचमुच खत्म हो चुका था। चोर की जिंदगी का शायद यही अंजाम होता है, या तो धोखा दो और बचते रहो, या पकड़े जाओ। उस दिन मैं पकड़ी गई थी। पिंजरे में जाने की तैयारी के सिवाय अब कुछ नहीं बचा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।